नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। कैसे हैं आप भाई? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। और तो चलिए, मैंने आपको लास्ट टाइम जो बताया था बेटा, वो लोथल और रोपड़ दोनों के बारे में मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर मैं कहूं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में मैंने आपको ये सारी चीजें यहां पर बता दी थी कि कौन सी प्लेस पर कौन कौन सी चीजें हमें, जब वहां पर खुदाई की गई, वहां पर चीजों को खोजा गया, तो कौन कौन सी चीजें कौन कौन से प्लेस से हमको मिली हैं या फिर प्राप्त हुई हैं। यहां तक हमने ये सारी बातें एकदम से क्लियर कर ली थी। और जो अगला पॉइंट था उसका नाम था बेटा कालीबंगा। क्या नाम था भाई? कालीबंगा। तो बेटा आज हम लोग देखेंगे कि कालीबंगा में हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिली थी। एक्चुअली बात क्या थी, देखिए मैंने आपको बताया है कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो था वो भाई एक अपने आप में खुद क्या था, वो अपने आप में एक आर्कियोलॉजिस्ट था। ठीक है, उसको पुरातत्व विभाग की चीजों की जो खोज करने में, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे हिस्ट्री पढ़ाने में आपको बहुत अच्छा मजा आता है और आपको पढ़कर उससे भी ज्यादा अच्छा मजा आता है, क्योंकि यूनिमॉन्क्स आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और आपको डीयू, एएमयू, जेएनयू, बीएचयू, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, 44 प्लस यूनिवर्सिटीज जो हैं वो सीयूईटी का टेस्ट ले रही हैं। और बेटा यूनिमॉन्क्स आपके साथ उस टेस्ट को क्लियर कराने के लिए आपसे सिर्फ व सिर्फ आपका थोड़ा सा टाइम मांग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें भाई, जहां से भी आप देख रहे हो। और आपका जो हर सपना है कि हम डीयू में फलाने कॉलेज में जाके, जो आपके अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें जाके एडमिशन लेना चाहते हो, तो दोस्तों देर ना करिए, सिर्फ और सिर्फ यूनिमॉन्क को सब्सक्राइब करिए। और हर एक टीचर की वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं आपको। और खास तौर से बेटा, जब तक आप अपने नोट्स अपने पास नहीं लिखोगे, बात समझ में आ रही है, तो आपको याद होने के चांसेस उतने कम हैं। अगर नहीं लिखोगे तो याद नहीं होगा, लिखोगे तो कम से कम एक बार आप लिख रहे हो, 2 से 3 बार आप उसको रिवाइज कर रहे हो, तभी आपके माइंड सेट में वो चीजें तैयार बनकर होंगी। यहां तक आप लोगों को आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। लिखिएगा इसमें क्या क्या मिला था। तो इसमें एविडेंस मिले थे बेटा, लिखिएगा एविडेंस ऑफ स्वेडफील्ड, यानी इसका मतलब क्या है कि कालीबंगा से हमें, लिखिएगा कालीबंगा से हमें क्या चीज मिली है बेटा? जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं बेटा। इसी में लिख रहा हूं, दूसरी चीज क्या मिली है, जब जुते हुए खेतों के हमें साक्ष्य मिले हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि हमको क्या मिला है बेटा? हमको हल्के भी साक्ष्य मिले हैं। भी मिले हैं। लिखिएगा आगे और क्या चीज मिली भाई, और जो मस्ट इंपोर्टेंट चीज थी आगे लिखिएगा इसी में बेटा, वो थी आपका हवन कुंड। भाई जो आप हवन कुंड करते हैं, यानी जो आपका, ऐसे समझिए आप अपने घर में जब कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो जो आग जल रही होती है भाई, जो आपके ऐसे समझिए जो धार्मिक आपका कुछ भी कराता है, जिसे हम अपनी भाषा में पंडित बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं पंडित जी, वो एक हवन कुंड बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें आपकी जो जितनी भी पूजा पाठ है अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म, ये उससे आपको कराते हैं। तो ऐसे ही यहां पर भी आपको क्या मिला था देखने को, तो आपको देखने को, लिखिएगा एविडेंस ऑफ हवन कुंड
हवन कुंड हैज बीन फाउंड, हैज बीन फाउंड। लिखिएगा बेटा, इसी में लिखिएगा कि हवन कुंड के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। भाई आप लोग एक बात बताओ, आप लोग क्लास देखते हो बहुत अच्छे तरीके से सब चीज, लेकिन आप लोग ना शेयर नहीं कर रहे हो। बेटा इतना दबा के शेयर करना है कि जो बच्चा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक, इसका मतलब अर्थात अरुणाचल प्रदेश से लेकर और गुजरात तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि ये मन में रखे कि मुझे एक आफ्टर 12th अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिली। अगर आपको सिर्फ अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिली है तो आप में आपकी कमी रही होगी, क्योंकि आपने यूनिमॉन्क्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसकी क्लासेस प्रॉपर नहीं देखी हैं। बेटा एक एक चीज पर रिसर्च करने के बाद आपके पास हर एक सब्जेक्ट लाया गया है, कौन सी चीजें, और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, पूरा जुड़ाव बना के उस तरीके से आपको एक एक टॉपिक दिया जा रहा है जिससे कि एक भी बच्चा, भाई डोमेन में क्या है, 1 सेकंड का टाइम लूंगा, डोमेन में 50 आपको 40 करने हैं, बात समझ में आ रही है, 50/40 आपको करने हैं। लेकिन क्या हुआ पिछली बार बेटा, ये जो 8 से 10 क्वेश्चन, भाई कितने, 8 से 10 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए। भाई क्या हुआ, आउट ऑफ आपके सिलेबस आ गए, ठीक है। तो इस चीज का भी विशेष तौर से ख्याल रखा गया है कि हर एक चीज आपको बतानी है, कहां से क्वेश्चन उठेगा, कैसे क्वेश्चन उठेगा। एक बार जब आपका कोर्स पूरा हो जाए तो धमाकेदार मैं सीरीज लेके आऊंगा बेटा 1000 क्वेश्चंस की। क्या चीज भाई, 1000 क्वेश्चंस की मैं सीरीज लेके आऊंगा। आपसे एक एक क्वेश्चन आपके द्वारा ही मुझे कराना है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये मेरी बात को समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, यूनिमॉन्क्स को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है। आगे लिखिएगा बेटा, आगे लिखिएगा इसी में और क्या क्या मिला था हमें कालीबंगा से। तो देखिए कालीबंगा से जो हमें और प्राप्त हुआ था वो लिख लेंगे आप, रो ब्रिक्स, एविडेंस ऑफ रो ब्रिक्स। भाई ये क्या चीज है सर? भैया अगर वहां पर घर बने हुए थे, भाई वहां पर क्या हुआ था, इंडस वैली में घर बने हुए थे, तो बेटा वहां पर जो ईंटें मिली हैं वो कच्ची ईंटें भी प्राप्त हुई हैं। लिखिएगा, कच्ची ईंटों के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। भाई हिंदी वालों आप टेंशन ना लेना, हिंदी मीडियम वालों एक एक चीज आपको एकदम स्टार मार्क करके लिखा रहा हूं। ऐसे ही इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूं मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से। इसलिए दोस्तों निराश नहीं करना है, वीडियो को दबा के शेयर करना है, इतना शेयर करना है कि हर बच्चे तक जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक की ये क्लासेस पहुंचे। आप लोग सभी मुझे जेपी सर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं और कौन कौन सी चीजें यहां पर हमें देखने को मिली। आगे लिखिएगा, इसी में लिखिएगा बेटा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन had two administrative लिखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड 2 एडमिनिस्ट्रेटर
कैपिटल। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा कि जो प्रशासनिक राजधानियां हुआ करती थी इस टाइम की, जैसे कि आज की डेट में हर एक स्टेट के पास एक प्रशासनिक राजधानी होती है, ठीक है। चलिए मैं इसको लिखता हूं, उसके बाद मैं आपको यह चीज पूरी समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लिखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की दो प्रशासनिक राजधानी हुआ करती थी। राजधानी हुआ करती थी भाई, कौन कौन सी हुआ करती थी? तो बेटा यहां से मैं ऊपर से साफ कर रहा हूं, लिखिएगा भाई, यहां से आपने लिख लिया होगा आशा करता हूं। तो कौन कौन सी दो प्रशासनिक राजधानियां हुआ करती थी? लिखिएगा, नंबर फर्स्ट हड़प्पा एंड नंबर सेकंड मोहनजोदारो। भाई कौन कौन सी कैपिटल हुआ करती थी इसकी? तो नंबर फर्स्ट हड़प्पा एंड नंबर सेकंड इज मोहनजोदारो। मोहनजोदारो, ये इसकी बेटा दो कैपिटल हुआ करती थी, जहां से कि जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव था भाई, जो पूरा प्रशासनिक का काम हुआ करता था। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आज हमारी कैपिटल क्या है भाई, आज हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है? दिल्ली है। यानी यहां से जो भी काम होगा लागू, जितने भी नियम होंगे, जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट होते हैं, जो कुछ होता है वो कहां से होता है बेटा? वो दिल्ली से होता है। ऐसे ही बेटा अगर मैं बात करूं स्टेट के बारे में, किसके बारे में भाई? अगर मैं बात करूं स्टेट के बारे में, तो इनकी अपनी भी राजधानियां होती हैं। लाइक जैसे कि यूपी की राजधानी क्या है बेटा? तो लखनऊ की बात करें हम, ठीक है। तो ऐसे ही क्या थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या हुआ करती थी उस टाइम पर? दो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ये अपने पास में रखता था। यहां तक बात आपको समझ में आ गई भाई? यहां तक आपको बात समझ में आई है या नहीं आई है? जल्दी से बताइए। चलिए मैं यहां से साफ कर रहा हूं और आशा करता हूं ये नीचे वाला आपने लिख लिया होगा। जल्दी से मेरे साथ साथ भाई, जब मेरे एक एक मुंह से जो शब्द निकल रहा है उस पे ध्यान देना है और आपको साथ साथ ही यहां पे लिखना है। लिखिएगा भाई, आगे लिखिएगा, रेशियो ऑफ रोब्रिक्स। लिखिएगा भाई, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। भाई मैं आपको यहां पे स्टार मार्क बना रहा हूं। लिखिएगा, लिखिएगा, रेशियो ऑफ रोब्रिक्स। बेटा पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा भाई, कितना हुआ करता था इन कच्ची ईंटों का अनुपात? तो लिखिएगा 4:2:1, ठीक है। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, जो आपका आएगा, आपका क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की ईंटों का रेशियो क्या हुआ करता था भाई, जिनसे इनके मकान बनते थे, उन ईंटों का रेशियो क्या हुआ करता था? तो उन ईंटों का आप रेशियो बताएंगे 4:2:1, ठीक है भाई। आप क्या बताएंगे? 4:2:1, ठीक है। ये आप यहां पर सारी चीजें बताएंगे। लिखिएगा, अगर मैं करेंसी की बात करूं भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास कोई पर्सनल अपनी करेंसी नहीं थी भाई। क्या था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास में, उस टाइम के लोगों के पास में कोई भी अपनी करेंसी नहीं थी बेटा। क्या किया करते थे? ओनली फॉर बार्टर सिस्टम यूज। भाई वो उनका काम क्या था? उनका काम मेरे लाल, मेरे पीलो, मेरे मम्मी के मगरमच्छ और पापा की परियो, ध्यान से बात सुनिए कि उनके पास क्या हुआ करता था? बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु के बदले वस्तु। बात आप समझ में आ रही है मेरी? यानी वस्तुओं के बदले वस्तु। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको राइस चाहिए भाई, क्या चाहिए आपको? यहां पर राइस चाहिए, तो राइस के बदले आप क्या देंगे भाई? वीट देंगे। क्या देंगे? आप वीट देंगे, तभी तो ये क्या कहलाएगा? ये बार्टर सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। यहां तक आप लोगों को
आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। लिखिएगा, अगर करेंसी के बारे में मैं बात करूं, करेंसी यानी मुद्रा, लिखिएगा देयर वॉज नो करेंसी, देयर वॉज नो करेंसी। लिखिएगा इसी में ओनली यूज बार्टर सिस्टम, ओनली यूज बार्टर सिस्टम। ठीक है भाई, लिखिएगा भाई हिंदी वालों, वहां पर, या फिर लिख लीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा का चलन नहीं था, मुद्रा का चलन नहीं था। लिखिएगा वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तुओं या वस्तु में व्यापार हुआ करता था। भाई व्यापार हुआ करता था। ठीक है भाई, जो व्यापार हुआ करता था उस टाइम पर वो कैसा हुआ करता था, तो बार्टर सिस्टम यूज होता था उस ट्रेड के दौरान। बात आपकी समझ में आ गई यहां तक? अच्छा जी, लेकिन बेटा इसमें एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। ठीक है भाई, आप कहेंगे सर मुझे हल्का हल्का याद है कि आपने लेक्चर नंबर 2 में एक चीज बताई थी। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, एक एक चीज पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है, आपने पूछा, आपने बताया था कि सर, आपने बताया था कि हम लोगों को 2nd लेक्चर में कि वहां पर एक पर्शियन हमें करेंसी मिली है जो कि अपवाद है। क्या है बेटा? केवल ओनली अ फाउंड करेंसी। कहां की बेटा? तो पर्शियन करेंसी हमें वहां पर फाउंड हुई है। ठीक है भाई, वहां पर खोजी गई है। यहां तक बात आपकी समझ में आ गई भाई? आशा करता हूं समझ में आ गई होगी। लिख लीजिएगा इस एक्सेप्शन को। लिखिएगा बेटा, यानी भाई यही लिख रहा हूं मैं अपवाद। ठीक है, इस अपवाद को लिखिएगा, लिखिएगा बेटा इन लोथल, लिखिएगा इन लोथल, इन लोथल पर्शियन करेंसी, पर्शियन करेंसी फाउंड। भाई कहां अपवाद है? केवल लोथल में। लिखिएगा, यहां पे हिंदी वालों लिख लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है। केवल लिखिएगा, लिखिएगा इन लोथल पर्शियन करेंसी फाउंड। लिखिएगा लोथल में फारसी मुद्रा या फिर पारसी मुद्रा पाई गई है। ठीक है भाई, ये यहां तक की बात आपको पूरी मैंने बता दी है। अब आगे हम जो बात करते हैं, अब हम आगे बात करेंगे बेटा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हुआ करते थे वो कौन कौन से जानवर या एनिमल्स को पाला करते थे। भाई डोमेस्टिकेशन तो पहले भी हुआ करता था, जैसे कि आज हमारे, अगर आप लोग कहीं भी भाई किस में जाओगे, रूरल एरियाज में जब आप विजिट करोगे कभी भी, तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर भैंस, गाय, कुत्ता, हालांकि कुत्ता तो आप अपने घर पे भी पालते हैं, लाइक डंकी, हाथी वगैरह वगैरह आपको देखने को सारी चीजें, जो जितने भी एनिमल्स हैं, लगभग इंसान के द्वारा आज हर एक जो एनिमल है वो पाला जाता है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, सिर्फ एक भेड़िए को छोड़कर, क्योंकि बेटा भेड़िया किसी का दोस्त नहीं होता। ठीक है, तो हम आगे यहां पर बात करते हैं डोमेस्टिकेशन की। ठीक है भाई, किसकी बात करते हैं? डोमेस्टिकेशन की बात करते हैं। आशा करता हूं ये आपने पूरी चीज यहां पर उतार ली होगी। ठीक है भाई, चलिए यहां से बात करते हैं। लिखिएगा डोमेस्टिकेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन।
लिखिएगा पशुपालन, पशुपालन। भाई जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हुआ करते थे वो बेटा कौन कौन से जानवर पाला करते थे उसके बारे में हम लोग यहां पर बातें कर रहे हैं। लिखिएगा, लिखिएगा भाई एलिफेंट एंड, लिखिएगा बेटा एलिफेंट एंड हॉर्स। नंबर फर्स्ट कौन सा? एलिफेंट, एलिफेंट एंड हॉर्स, यानी हाथी और घोड़ा। ठीक है भाई, पहले कौन कौन से पाले जाते थे? हाथी और घोड़ा। दूसरा लिखिएगा द शेप्स ऑफ अ बुल, लिखिएगा बेटा द शेप ऑफ अ बुल हैज ऑल्सो, लिखिएगा द शेप। नंबर सेकंड कौन सी चीज मिली है? लिखिएगा द शेप, लिखिएगा द शेप अ बुल, लिखिएगा a safe a bull has been also found, लिखिएगा has been also found। भाई क्या मिली है? तो आप बता सकते हो कि सर वहां पर, लिखिएगा एक भाई सांड या फिर बैल। ठीक है भाई, आप सांड या फिर बैल लिख सकते हो। ठीक है, एक सांड या बैल की आकृति भी देखने को मिलती है या फिर प्राप्त हुई है। आप अपनी भाषा में कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन इंग्लिश वालों आप ऐसे ही लिखना द शेप ऑफ अ बुल, सॉरी ऑफ लगाना मैं भूल गया। द शेप ऑफ अ बुल हैज बीन फाउंड ऑल्सो, हैज बीन फाउंड ऑल्सो नहीं आएगा बेटा, हैज बीन फाउंड। ठीक है भाई, ये यहां पर हमें ये डोमेस्टिकेशन देखने को मिला था। अब आगे अगर बात की जाए तो बेटा हम जल्दी से बात कर लेते हैं स्क्रिप्ट के ऊपर। भाई यहां की जो लेखन क्षमता थी, जो लिखने वाले लोग हुआ करते थे वो क्या यूज किया करते थे, या फिर आज तक किसी ने इसको पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है, जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं बेटा, ये जो है एक सेकेंड ऐसे करके देखिए, ये जो है तो इसको पता है क्या लिखा जाता था? हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसको हम क से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे भाई? जो हमारा क होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहां से लेकर और ऐसे करके इसकी, तो बेटा ये हमारा क्या है? ये हमारा अ है, इसको हम अ बोलते हैं। लेकिन कुछ ही चीजें हैं जो हमें ऐसी देखने को मिली हैं और जिसको एक मैं कहूं कि लगभग अभी पढ़ने में पूर्ण रूप से तो सफलता हमें नहीं मिल पाई है कि ये क्या थी, क्योंकि जो उनकी स्क्रिप्ट हुआ करती थी लिखने की, वो बेटा कैसी थी? वो भाव चित्रात्मक थी, यानी फीलिंग्स के साथ उनको लिखा जाता था। बात आपकी समझ में आ गई भाई? वो कैसी थी? तो वो भाव चित्रात्मक हुआ करती थी। लिखिएगा भाई स्क्रिप्ट के बारे में अगर हम बात करें, लिखिएगा स्क्रिप्ट यानी लेखन क्षमता। ठीक है, या फिर लेखनी लिख लीजिए आप। ठीक है भाई, लेखनी कैसी हुआ करती थी उनकी? तो लिखिएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड, लिखिएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, लिखिएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड बेटा 64 बेसिक सिंबल। याद रखिएगा मेरे लालो, 64 बेसिक सिंबल। ठीक है भाई, कॉल्ड इज पिक्टोग्राफी,
लिखिएगा भाई, कॉल्ड इज पिटोग्राफी। ठीक है, आगे लिखिएगा, लिखिएगा भाई आगे। अच्छा, पिटोग्राफी आपको सही से समझ में नहीं आ रहा होगा, चलिए इसको मैं सही से लिख देता हूं। ठीक है, कॉल्ड इज भाई लिखिएगा, अगर लेखनी की बात की जाए, हिंदी वालों लिख लीजिएगा यहीं पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य तौर पर, हिंदी वाले लिखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य तौर पर कितने सिंबल हुआ करते थे बेटा, तो 64 बेसिक सिंबल हुआ करते थे। ठीक है, जिनसे कि जैसे कि अब मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश की क्या करें बेटा, जब हम लिखते हैं तो इसमें बेसिक सिंबल कितने होते हैं भाई, 26। कितने होते हैं, 26, A to Z। अब अगर मैं हिंदी की बात करूं भाई, किसकी बात करूं, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो आ से लेकर ज्ञान तक, आ से लेकर ज्ञान तक। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक सिंबल हैं। ऐसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान बेटा जो बेसिक सिंबल हुआ करते थे वो कितने हुआ करते थे, तो 64 इनके बेसिक सिंबल हुआ करते थे। भाई दोस्तों, एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से बता रहा हूं, इसीलिए आशा करता हूं कि आप भी मेरा पूरा ख्याल रखेंगे। क्योंकि बेटा हर एक चीज आपके लिए रिसर्च करके लाई गई है। आगे लिखिएगा, अगर मैं लेखनी की ही बात करूं बेटा, इसी में अगर हम लेखनी की ही बात करें तो लिखा कैसे करते थे भाई, आगे बात आएगी ना सर कि चलो ठीक है सर, आज हम जो लिखते हैं वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो चाहे लगभग कोई सी और भाषा हो, हम सर क्या करते हैं, हमारा जो लिखने का तरीका है वो कैसा है, लेफ्ट टू राइट है। भाई क्या है, लेफ्ट टू, अब भी मैं लिख रहा हूं तो लेफ्ट से शुरू कर रहा हूं बेटा और राइट तक जा रहा हूं, फिर लेफ्ट से शुरू कर रहा हूं फिर राइट तक जा रहा हूं। लेकिन इनके जो लिखने का तरीका हुआ करता था वो कैसा हुआ करता था भाई, लिखिएगा, लिखिएगा, इनका जो लिखने का तरीका हुआ करता था, इनका तरीका हुआ करता था राइट टू लेफ्ट। भाई कैसे, लिखिएगा राइट टू लेफ्ट, लिखिएगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड देन, लिखिएगा राइट टू लिखिएगा राइट टू लेफ्ट एंड देन लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब यह है, लिखिएगा कि अगर ये इंसान कैसे किया करते थे बेटा, एक छोटा सा मैं आपको डेमो करके दिखा रहा हूं कि कैसे हुआ करता था। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझिए कि इस जगह पर ये इतनी ही जगह रह जाती थी। जब यहां से ये लोग इधर से, भाई इधर से लिखना स्टार्ट करते थे तो ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है कि इधर जो है कम जगह रह जाती थी, इधर क्या होता था, कम जगह रह जाती थी, कम प्लेस बचता था, इसीलिए फिर ये यहां से लिखना स्टार्ट करते थे। ठीक है भाई, यहां से लिखना स्टार्ट करते थे। लिख लीजिएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन प्यूपिल्स, लिखिएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन प्यूपिल। बात करें अगर राइटिंग की तो लिखिएगा राइट टू लेफ्ट एंड देन लेफ्ट टू राइट। यहां तक बात समझ में आ गई, लिखिएगा दाएं से बाएं, दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखा जाता था, लिखा जाता था। यहां तक बेटा आप लोगों को आशा करता हूं बहुत ही अच्छे और ढंग से समझ में आया होगा। बेटा हम इसको, इस जो हमारा चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग खत्म होने को है, एंड इसमें बेटा लास्ट रह गया है जो कि आपको शायद आपने कई बार पढ़ भी रखा होगा भाई अपनी एनसीईआरटी में,
तो लिखिएगा व्हाट इज द रीजन डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है भाई, मैं सिर्फ यहां पर रीजंस लिख रहा हूं, आप अपनी तरफ से लिख लीजिएगा। रीजन यानी कारण। भाई क्या कारण थे सॉरी, क्या कारण हुआ करते थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बेटा एक साथ नष्ट हो गई, एक साथ डिस्ट्रॉय हो गई? तो ज्यादा कुछ नहीं है, लिखिएगा नंबर फर्स्ट लिखिएगा जॉन मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा भाई? जॉन मार्शल के द्वारा। तो उसने कहा था जॉन मार्शल ने कि दैट वाज द डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड। भाई किसने? लिखिएगा दैट वाज लिखिएगा डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड, यानी लिखिएगा जॉन मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा भाई? जॉन मार्शल के द्वारा। ये कैसे हो गई थी? तो ये बेटा फ्लड के द्वारा, यानी फ्लड को हिंदी में बोलते हैं आपकी बाढ़ का आना। ठीक है भाई, जॉन मार्शल ने क्या कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश, लिखिएगा का विनाश किसने किया बेटा? बाढ़ के कारण हुआ। बाढ़ के कारण हुआ या बाढ़ से हुआ। अच्छा, अगर मैं और दूसरों की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास मार्टिन व्हीलर है, तो मार्टिन व्हीलर ने क्या कहा था भाई? मार्टिन व्हीलर ने कहा था कि अकस्मात, यानी एक साथ इसका विनाश हो गया होगा। ठीक है भाई, और दूसरे ने और क्या कहा? और इन्होंने कहा कि अर्थक्वेक। क्या चीज भाई? अर्थक्वेक आया होगा, यानी भूकंप आया होगा। ठीक है, जिससे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। बेटा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचा है जो आपके CUET 2021 में आया हो और यहां पर मैंने ना कराया हो, हर एक चीज कराई है। अब हम लोग कल को लगभग पिछले आए हुए 8 से 10 क्वेश्चंस पर यहां पर अच्छे से चर्चा करेंगे, एक एक उसके ऑप्शन पे चर्चा करेंगे। तभी हम फिर क्या पढ़ेंगे भाई? आगे पढ़ेंगे हम 600 BC पहले जो हमारे रिलीजियस मूवमेंट हुआ करते थे, या फिर जितने भी हमारे उस टाइम के राजा हुआ करते थे भाई, किंग हुआ करते थे, 16 महाजनपदा हुआ करते थे, उसके बारे में हम तब बात करेंगे जब इसके हम पहले क्वेश्चंस अपने पूरे लगा लेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको कि मेरा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने ये पूरा आपको पढ़ाया है बहुत ही अच्छे से समझ में जब आएगा बेटा, मैं आपसे फिर कह रहा हूं आपको अपनी कॉपी पेन लेकर बैठना है और कम से कम उसको एक बार लिखकर 2 बार याद करना है। आशा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। जय हिंद।